नमस्ते पूनम बहन जी। नमस्ते। नमस्ते, बस एक मिनट। जी, सभी भाई बहनों को नमस्ते। सॉरी मैं लेट हो गई। जी, नमस्ते दीदी। नमस्ते सुचित्रा दीदी। नमस्ते। नमस्ते दीदी। तो शुरुआत करते हैं सुचित्रा बहन जी। हाँ पूनम बहन जी। तो आज सभी को नमस्ते एक बार। और इसके पहले पूनम बहन जी आपका जो उस दिन आना नहीं हो पाया था, तो जी लगभग 86 डेज तक हमारा पठन हो चुका था, 86 डेज तक। जी और 87 से प्रश्न उत्तर है पूनम बहन जी आगे पूरा। जी। तो 86 में क्लोज कर लिए थे अपन। और अच्छा। सारे भाई बहन उसको, हाँ, कुछ एक्सप्लेन भी खुद से भी किए थे। और कुछ मैं थोड़ा बहुत कर पाई थी, बाकी तो बहुत इजी है करके सब बोले कि बहुत इजी है, समझ में आ गया हमको। बस एक हम्म। पार्ट को मैं बोली थी कि कल रख दूंगी, मतलब नेक्स्ट क्लास में रखूंगी करके। थोड़ा सा उसको बस थोड़ा सा रख देती हूँ, बाकी तो सबको बढ़िया से क्लियर हुआ है पूरा ही। फिर अपन आगे प्रश्न उत्तर भी ले सकते हैं, या फिर आप और कुछ आज बताना चाह रहे होगे उस तैयारी के साथ, तो वो भी आप पूछ सकते हो। तो मैं ये लोग पेज नंबर पूनम बहन जी 84 पेज में, हम्म। जो है ना, हम्म। इसमें जो एक लास्ट पैराग्राफ जो है गणित वाला जो आया है, उसको थोड़ा सा रखूंगी करके सोची थी। जी तो जी उसको मैं रख देती हूँ, है ना। उसके बाद फिर अपन जी आप फिर कंटिन्यू जैसा कुछ लगता है फिर चलते हैं, उन्हीं से पूछ लेते हैं, है ना। जी। तो शुरू करते हैं वहां से। तो लास्ट में ये जो पैराग्राफ अपना आया था पेज नंबर 84 में, इसको मैं सोची थोड़ा सा डिटेल अपन थोड़ा सा कर लेते हैं, ज्यादा कुछ नहीं है वैसे, थोड़ा ही बात है इसमें, बाबा जी तो आधा लिख ही दिए पूरा। तो बात ये है कि अपन इसमें देखें अगर, सोचते हैं, तो मानव के पास दो वरदान हैं, एक तो कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता। इसी से जुड़ता हुआ ही बात है। और मैंने एक वीडियो भेजा था आज, जो वीडियो इसमें से जुड़ता हुआ है ही है करके मैंने उसको डाला था। तो ये जो कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता, मेरी आवाज आ रही है ना ठीक से? जी बहन जी। हाँ, तो कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता, ये दोनों वरदान जो मिले हुए हैं अपने मानव को, तो इन दोनों के तृप्ति बिंदु को न पहचानने के कारण ही मानव अपराध करते चला आ रहा है। इसलिए हम सभी को इसे समझने की आवश्यकता बनी हुई है, क्योंकि तो हम सबको, तो आदरणीय बाबा ने यह अपने अनुसंधान से बताया ही है ना, कि कैसे हम तृप्ति बिंदु को पा सकते हैं। तो हम वाकई में हम सौभाग्यशाली हैं कि तृप्ति बिंदु है, पता तो चला कम से कम। पता चलना भी कि तृप्ति बिंदु है, ये भी बहुत बड़ा राह का कार्य करता है, मतलब बहुत बड़ा राह देता है कि तृप्ति बिंदु तो है। तो कल्पना सोचता तो ऐसे भागी कि इसके बाद क्या, उसके बाद क्या, ऐसा क्या वैसा क्या, ये बहुत तेजी से भागती है। और इसकी तृप्ति बिंदु नहीं मिलने के कारण या आंसर नहीं होने के कारण, समाधानित नहीं होने के कारण ही हम सब परेशान होते रहते हैं। तो ये बाबा जी से जुड़ने से कम हम सबको ये राहत मिला है कि तृप्ति बिंदु तो है, बस इसको पाना है। अभी इसका प्रयास और अभ्यास अपने पास बाकी है अपने को करने के लिए। तो ये मुझे तो बहुत अच्छा लगा था। तो मानव जो है कल्पनाशीलता के कारण ही इतने सारे अपराध कर दिया, क्योंकि उसको पता ही नहीं कि इसकी तृप्ति बिंदु क्या है। वो अपनी कल्पनाशीलता के साथ वो चलता चला जा रहा है, चलता चला जा रहा है ना। तो क्या किया वो बुक में जो इसके बारे में लिखा है बाबा जी, कि इसकी एक झलक अपन देखते हैं गणितीय विधि से, विखंडन विधि को पता लगाया उसने। मतलब खोज करने की प्रवृत्ति तो मानव में है ही है। तो विखंडन विधि से क्या, वो वस्तु को खंड खंड करके ही समझता है, मानव की प्रवृत्ति है ये, कि वस्तुओं को वो वैसे ही नहीं समझ पाता, वो खंडन विधि से ही समझने की प्रवृत्ति है, उसको गणितीय विधि बोले हैं।
गणितीय विधि मतलब खंड खंड करके समझना। तो खंडन विधि से वो क्या किया, वो समझते चला गया और छोटा से छोटा अगर पदार्थावस्था के छोटे से सूक्ष्मतम अगर वो रूप में देखा परमाणु को, तो वो शक्तिशाली अणुबम बनाने की सोचा, है ना। वो उसमें वह नहीं दिख पाया जो बाबा जी ने अभी हमको दिखाने की कोशिश की है। तो हम सारे मानव जाति जो विज्ञान पढ़ लिए, तो क्या कि हम खंड में अगर आप देखोगे तो सारा इंफॉर्मेशन ही है। हम शरीर का भी अगर अध्ययन करते हैं या पेड़ पौधे का भी अध्ययन पढ़ रहे हैं, तो उसको भी खंडित खंडित कर करके, मतलब कि पत्ती को खंड खंड कर दिए, पत्ती के अंदर वाले पार्ट को खंड खंड कर दिए। तो इतना खंड खंड करके जो हमको अध्ययन करने की प्रवृत्ति हमारे अंदर जमी हुई है, और फिर अलग अलग टॉपिक पे हमको पीएचडी करना है ना, ये सारे खंडन विधि से ही हम विज्ञान और गणित को पढ़े हैं पूरा। तो क्या किए इससे, उससे क्या चीज मिला, उसने अस्तित्व सहअस्तित्व को पहचानने की जो भूल हुई है, तो खंडन विधि से क्या किया, सिवाय नाश के हमने कुछ नहीं किया सारे मानव जाति ने। तो अणु बम परमाणु बम बनाया जो इसमें लिखा है, और इससे वातावरण को बहुत अधिक क्षति हुई। और मुट्ठी भर लोगों ने ही ऐसा किया, जो बहुत वैज्ञानिक जो हुए हैं बहुत ही कम लोग ही हुए हैं, और जो पढ़ रहे हैं भी बहुत कम ही लोग हैं, 700 करोड़ के कंपेरिजन में। तो इन लोगों ने जो किया उसको सारे लोग हम सब भोग ही रहे हैं कि क्या क्या उन्होंने खंडन विधि से अध्ययन करके क्या क्या कर डाला। तो इसी को बाबा जी इसमें लिखे हैं कि गणितीय विधि से वर्तमान शून्य प्राय हो जाता है और वर्तमान की तादाद नहीं मिलती है। इसी को मैं बोली कि थोड़ा बात कर लेंगे इससे। तो इसमें क्या है कि जो खंडन विधि क्या एक्चुअल में, कि देखो खंडन विधि समझने में क्या हुआ कि खंडन विधि को जब वो समझे कि मानव जब मानव शरीर को समझने समझने को गया, या फिर मानव जब प्रकृति को समझने के लिए गया, पेड़ पौधे को समझने के लिए गया, तो क्या किया वो जब देखा कि अरे वाह ये पत्ती ऐसी है, फिर पत्ती के अंदर यह पत्ती कैसी बनी, अच्छा पत्ती के अंदर ऐसे टिश्यूज होते हैं, ऐसे मंडल होता है, मतलब वो सब चीज़ को समझते हुए जाते गया। तो वो क्या किया, इतनी सुंदर ये प्रकृति में व्यवस्था बनी है, इस ओर तो ध्यान गया ही नहीं, क्योंकि हमारा भी नहीं जाता नेचुरली। अगर हम विज्ञान की बुक उठाकर पढ़ते हैं तो हमको तो ये अस्तित्व सहअस्तित्व का बोध ही नहीं होता है। अगर हम परंपरा की बुक पढ़ते हैं तो अगर ध्यान किसी का चला गया तो चला गया, क्योंकि इतनी खूबसूरती इतनी सुंदरता किसी किसी को टच भी कर जाता है। तो कुछ कवि लोग लिख भी देते हैं कुछ कविता वगैरह, पर ये है क्या जो सार्वभौम हो जाए, ऐसे कोई बताया नहीं कि ऐसी है, ये नित्य वर्तमान है ये व्यवस्था, ऐसे किसी ने नहीं बताया अभी तक, है ना। तो हम क्या कि वो सुंदर व्यवस्था को बिगाड़ने में लग गए कि जैसे कि पता चला कि फूल कैसे खिलता है, तो ये इसमें एक हार्मोन्स बनते हैं वहाँ पर, ऑक्सीजन जिब्रेलिन ऐसा जो उसमें हार्मोन्स होते हैं पेड़ पौधे में, वो हार्मोन्स से फल बनता है, फल का साइज बढ़ता है। ये जब पता चल गया तो कितनी खूबसूरत चीज़ है ये, इतनी सुंदर व्यवस्था है पेड़ पौधे में, यह ना सोच करके वो ऑक्सीजन जिब्रेलिन का इंजेक्शन बना लिया, उससे हर पौधे में वो केमिकल डेवलप करके हर पौधे में इंजेक्शन लगा के फटाफट फटाफट लाभन मात्र प्रवृत्ति के कारण वो फल बना लेता है, 2 दिन 3 दिन में बना करके मार्केट में निकाल देते हैं। तो इस तरह से वो क्या किया, अपराधिक किया जा रहा है सारा चीज। तो अपराधिक प्रवृत्ति हो गए, क्यों हो गए, क्योंकि उसने नित्य वर्तमान को भी समझा नहीं, मतलब व्यवस्था को समझा नहीं, व्यवस्था की खूबसूरती को समझा नहीं, अस्तित्व सहअस्तित्व को समझा नहीं, कि ये जो है ये पूरा जो पेड़ पौधे का जो अस्तित्व और सहअस्तित्व आपस में सब चीज का एक साथ होना, ये कितना सुंदर व्यवस्था है। तभी तो ये पेड़ पौधे हैं, ये पत्ती में जो व्यवस्था है इसी से पेड़ पौधे हैं, मतलब और जड़ में जो व्यवस्था है इसी से पेड़ है, और पत्ती में जो व्यवस्था है तो इसी से पेड़। ये जो आपस में इन लोगों का जो तालमेल है, जो ये सामरस्यता है, इसकी तरफ दृष्टि न जा करके हम कैसे छोटे से छोटे को खंड खंड करते हुए कहाँ चले गए, और सिवाय नाश के हम कुछ नहीं किए। अगर पौधे का एक छोटा सा स्टडी बताती हूँ तो वैसे ही मानव शरीर को भी खंड खंड करके समझा है मानव ने। मानव का शरीर को क्या किया कि कभी मतलब कि पार्ट पार्ट करके समझा बॉडी को। तो बॉडी को पूरा वो समझाने की, मानव का बॉडी पूरा एक शरीर जो है एक व्यवस्था है, ऐसे करके पढ़ाई हम नहीं किए। हम एक एक अंग को अलग अलग करके जो स्टडी करते हैं, इससे पूरी व्यवस्था समझ में नहीं आती। तो वर्तमान क्या है, मानव शरीर वर्तमान, वो उसको हम खंड खंड कर दिए कि खंड कर दिए, चलो ठीक है, हाथ में चले गए तो हाथ के अंदर भी और खंड खंड कर दिए, हाथ के अंदर फिर उसके एक एक सेल के अंदर चले गए, उसको भी खंड खंड कर दिए। मतलब वो कहीं पर टिक ही नहीं रहे हैं,
पूरा मतलब कहाँ तक पहुंच जा रहे हैं कि वो किसी का अस्तित्व को नकारते हुए जीरो तक पहुंचा देते हैं। तो वर्तमान को लगातार नकारते जाना कि वर्तमान में जो व्यवस्था है कहीं पर तो रुको, वो रुकते ही नहीं, वो प्राय शून्य जैसा वो कर देते हैं। तो गणितीय विधि से ऐसा हो जाता है, तो इतने खंडन विधि से इतना खंड खंड कर देते हैं कि वो शून्य तक उसको ले जाते हैं कि शून्य हो गया। लेकिन शून्य तो होता नहीं, क्योंकि अस्तित्व में कोई वस्तु न घटती है, न बढ़ती है, न खत्म होती है। लेकिन वो ऐसा करते हुए कुछ पाता भी नहीं, और बिल्कुल अस्तित्व को नकारते नकारते वर्तमान को शून्य जैसा हो जाता है। और वर्तमान की तादाद कैसे होगी फिर? कुछ है नहीं। और अगर हम मानव को पूरे शरीर के रूप में समझते हैं, तो ये समझ में आता है कि मानव शरीर का क्या प्रयोजन है, मानव जीवन का क्या प्रयोजन है, दोनों समझ में आता है। कितना सुंदर जीवन हो सकता है, तो इसकी तादाद भी दिखती है कि ऐसी हर मानव है, ऐसी हर मानव सोचता है, हर मानव शरीर ऐसी बनना होगा, ऐसी उसके पास भी जीवन है, वो भी उसकी भी जीवन का लक्ष्य वही होगा जो इस शरीर का जीवन का लक्ष्य है। इस तरह से आपकी वर्तमान की तादाद आपको दिखेगी। लेकिन अगर यहाँ पर अगर एक शरीर को खंडन विधि से समझते चले गए, तो आप वर्तमान को शून्य ही कर दोगे। और उसमें अगर आपकी जनरेशन में अगर अपन देखें या पढ़ाई में परंपरा में देखें, तो हम खंडन विधि से वर्तमान है ही नहीं यही बता रहे हैं। तो बाबा जी ने क्या किया, बाबा जी ने जो देखा कि विखंडन विधि से भी अगर समझते गए, तो बाबा जी ने देखा कि परमाणु, जब लास्ट में परमाणु को जब पहचाने बाबा जी, तो वहां पे उनको व्यवस्था दिखाई दी कि व्यवस्था यहाँ से शुरू होती है। बस वहां से अब आगे समझने की जरूरत क्या है आपको? व्यवस्था समझना था कि सूक्ष्मतम रूप में भी हम देखने जाएंगे तो एक व्यवस्था दिखाई देती है, जो वहां से शुरू होकर के हम बड़ी व्यवस्था तक हम चीजों को समझ सकते हैं। तो कैसी व्यवस्था बनी होगी, यहाँ से हम अस्तित्व को पकड़ेंगे, वहां से सहअस्तित्व समझ में आया कि सारे अंशों का तालमेल है ना, कि कारण ही वो परमाणु का स्वरूप है। परमाणु खाली अंश को हम कोई उसका कोई अस्तित्व होता नहीं, जब तक वो व्यवस्था में नहीं होता तब तक उसका कोई अस्तित्व नहीं है दिखाई देता। अपने आप में वो अस्तित्व बोलेंगे नहीं। जैसे कोई एक व्यक्ति है, इस एक व्यक्ति की पहचान कैसे होती है? परिवार से होती है। जैसे हम पूछते हैं कि आप कहाँ से हो, तो वो परिवार का परिचय देता है। तो व्यक्ति की अपने आप में परिचय होती नहीं, व्यवस्था के तहत ही व्यक्ति की पहचान होती है। और एक व्यवस्था कई व्यवस्था बनाती है और कई व्यवस्था में भागीदारी करती है, तो वहां से आपको शून्य का आभास होगा ही नहीं। तो वर्तमान को गणित विधि से कैसे शून्य करते हैं, इस बात को बाबा जी लिखे हैं। इसका जस्ट अगर उल्टा अपन देखेंगे, तो हमको क्या दिखाई देगा? इस अस्तित्व में अनुभव ही मानव की कल्पनाशीलता का तृप्ति बिंदु है। तो सहअस्तित्व में अनुभव कैसे होगा कि हमको सभी चीज साथ साथ दिखाई देगी कि अस्तित्व ही सहअस्तित्व है। इसको समझना कि कोई भी एक भी अस्तित्व आप बताओ कि वो साक्षात पेन भी अगर बोलते हैं, तो पेन का अस्तित्व अपने आप में है नहीं। पेन पेन कैसा है? पेन रिफिल के साथ है, पेन ढक्कन के साथ है। रिफिल कैसा है? रिफिल चाहिए तो रिफिल है ना। तो सारा चीज मतलब एक चीज से तो है ही नहीं, वो किसी न किसी के साथ साथ ही सारा चीज का ही अस्तित्व है। तो अस्तित्व सह अस्तित्व को अगर भौतिक रूप में भी समझोगे, तो आपको अकेला कोई चीज दिखेगा ही नहीं, सबके साथ साथ ही होने का ही आपको आभास होगा। तो अस्तित्व को समझने पर सह-अस्तित्व के रूप में नित्य वर्तमान होने का बोध होता है। तो इसी तरह से हमको समझ में आया कि नित्य वर्तमानता कब दिखेगी? जब आप रुकोगे ना। आप रुकते ही नहीं, हम तो रुकते कहाँ हैं? हम तो और टुकड़ा और टुकड़ा और टुकड़ा और टुकड़ा, जिसकी तृप्ति बिंदु मिलेगा ही नहीं। हम अपने जीवन की आशा और अपेक्षा के चक्कर में हम, क्योंकि इच्छा शक्ति वो तो टुकड़ा करते ही चला जाएगा, पर तृप्ति बिंदु तो चाहिए, कहाँ जाके रुकना है हमने को। तो वही अस्तित्व सह अस्तित्व का अनुभव होने के बाद ही हम रुक सकते हैं इससे। तो वर्तमान के अलावा तो कुछ होता नहीं, इसी को लिखे बाबा जी आगे, वर्तमान के अलावा कुछ होता नहीं, अस्तित्व का सारा वैभव नित्य वर्तमान है, जबकि विखंडन विधि से वर्तमान है ही नहीं। तो ये बहुत अच्छी बात इसमें मुझे दिखाई दी थी, तो मैं सोची शेयर करूं। बाबा जी ने हमको जब 1 to 5 विद्यालय खोले थे, तो बाबा जी गणित के लिए हम लोग को ये बोले थे कि बच्चों को 1 to 5 में पूर्ण वस्तु का ही बोध कराना। पूर्ण वस्तु मतलब पेड़ गिनवाना, ऐसे नहीं कि पत्ती तोड़ तोड़ के पत्ती गिना रहे हैं, तो पत्ती को तोड़ना सीख जाएगा बच्चा, वो खंड खंड विधि से ही समझेगा चीजों को। तो पत्ती मतलब उसको पूरा पेड़ गिनाना है ना, मानव गिनाना कि मम्मी देखो ये इतने भाई हैं जी हैं, इतने बहन जी हैं। ऐसी पूर्ण वस्तु को काउंटिंग कराने से बच्चे को वो बोध हो जाएगा कि ये पूर्ण वस्तु है। और उसके बाद वो खंडन विधि को बाद में समझेगा, 6 के बाद। तो 6 के बाद बाबा जी बोले थे, 6 के बाद पूर्ण वस्तु के साथ साथ विखंडन विधि को भी देना।
तब तक बच्चे की समझ बन जाती है, वो पूर्ण वस्तु का प्रयोजन को समझ जाता है। उसके बाद हम फिर खंडन विधि को दे सकते हैं। तो खंडन विधि की कितनी आवश्यकता है उसको समझते हुए आगे वो बात को कर सकता है कि प्रयोग के रूप में, जैसे कि फर्नीचर बनाना, ये खंडन विधि से है। तो ऐसे जो जो मोबाइल है ये सब खंडन विधि से बना हुआ चीज है। जो खिलौने बच्चे खेलते सब खंडन विधि से बना हुआ चीज है। सारे वस्तु, जो भौतिक वस्तु, जितने भी वस्तुएं हैं, सब खंडन विधि से बने हुए हैं, है ना। तो इस वस्तु को बाद में गिनाना, बाबा जी बोले थे पहले उन वस्तुओं को दिखाना जो पूर्ण वस्तु है। तो पूर्ण वस्तु जो पूरी है अपने आप में। तो किसी चीज को हम शरीर, मानव शरीर को भी मानव को समझेंगे तो आधा शरीर को तो समझेंगे नहीं। तो पूर्ण वस्तु को हम काउंटिंग कराते हैं। जैसे एप्पल भी अपने आप में पूर्ण है ना। तो इस तरह से पूर्ण पूर्ण वस्तु का काउंटिंग बच्चों को कराया जाता है, ताकि उसके अंदर ये खंडन विधि वाला जो है ये बात उसमें न उसमें घर कर जाए। तो इस तरह से ये वाला जो पार्ट है वो पूरा हो गया मेरा। तो आप लोग को और भी कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। तो पूनम बहन जी और सब भाई बहन बता सकते हैं कि और कुछ इसमें कुछ शेष रह गया हो। तो ठीक है। दीदी, हम परिवार भी पूर्ण समझाएंगे मतलब बच्चों को। हाँ, परिवार भी पूर्ण, परिवार एक व्यवस्था है। तो परिवार भी एक पूर्ण वस्तु में आएगी। बहुत बढ़िया। तो अकेले मानव का कुछ होता ही नहीं है। सही है। हाँ, ठीक, थैंक यू। ठीक है। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन आंसर के रूप में ही है। अब पूनम बहन जी आगे का बात को कंटिन्यू करेंगे। बहुत सुंदर समझाया सुचित्रा बहन जी। मतलब है ना, पता नहीं कितना सबको गया होगा, पर जी पूर्ण वस्तु को ही गिना जाता है और पूर्णता को ही समझा जाता है। खंडता न व्यवस्था है और अव्यवस्था को समझा ही नहीं जाता। बहुत सुंदर से आप समझा, बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया। वापस से आपको सुन के मुझे पुरानी याद भी आ गई और बहुत कुछ वापस से समझ में आया। बहुत बढ़िया। तो हम प्रश्न उत्तर लेते हैं, ठीक बात है। हाँ हाँ। आज आज कौन पठन करेंगे, अचल भाई जी? जी महेश भैया, आज आप ले पाएंगे क्या? महेश भैया, अगले 5 पेज आप ले पाएंगे आज? कौशल जैन। भैया मैं एक्चुअली जॉब हूँ, तो बीच बीच में ग्राहक वगैरह आते रहेंगे तो हो नहीं पाएगा, है ना। अच्छा, कोई बात नहीं, आप अगली बार रख लीजिएगा। हाँ, हेलो विकिता दीदी, आप हेलो, हाँ विकिता दीदी, आप ले लीजिएंगे क्या 5 पेज? हाँ भैया, मैं शालिनी ले दीदी, रही हूँ। शालिनी दीदी को बोलिए लेने। उनका शालिनी दीदी, हो गया। हो गया भैया, मेरा हो गया। मैं सिर्फ एक ही बात रखना चाह रही थी कि वो हमारे कौशल जैन भैया जो आते थे उनको कोरोना हो गया है, तो वो उससे पीड़ित हैं अभी। अच्छा, तो मैं ये पूछना चाह रही थी, पिछली 2 गोष्ठियों का सार अभी आया नहीं है, तो उसका कारण क्या है? दीदी एक्चुअली एक शैलेंद्र भैया थे जो पिछली वाली गोष्ठी में रखे थे 5 पेज, तो वो आज अभी ऑनलाइन नहीं है। और शालिनी दीदी पिछली बार रखी थी, तो शालिनी दीदी लेजीनेस हो गई मेरी। जी, मैंने लेजीनेस बोला, वही लेजीनेस। आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है। मेरी लेजीनेस है, लेजीनेस, आलस। नहीं नहीं, हमारे बहुत सारे अलग अलग टाइप के बच्चे होते ही हैं हमारी क्लास में। नो प्रॉब्लम, आप अपनी लेजीनेस के साथ रहिए। कभी भी आपको लग रहा है उसको आप भेज दीजिए, है ना। फ्रीडम है सबको। जी, ठीक बात है।
ठीक है भैया। हाँ अचल भैया अब आप कर लीजिए। हाँ विक्रेता दीजिए जी फिर। हाँ भैया मैं कर रही हूँ रीड। प्रश्न उत्तर। आवाज आ रही है? हेलो। बहुत अच्छी लग रही है। ठीक है, आगे दीदी। पुस्तक के इस भाग में जीवन विद्या के जिज्ञासुओं ने मन में उठने वाले प्रश्नों में से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का चयन कर श्रद्धेय बाबा जी से उन प्रश्नों के समाधान चाहे गए। बाबा जी के द्वारा प्रस्तुत समाधान यहाँ पर दिए गए हैं। प्रश्न 1, क्या भौतिक वस्तुओं की कीमत अर्थात मूल्य नहीं है? उत्तर। उत्तर, भौतिक वस्तुओं का उपयोगिता मूल्य निश्चित है। 100 साल पहले जो 1 किलो गेहूं का उपयोगिता मूल्य था, वह आज भी यथावत है। अब इसमें हमने हस्तक्षेप किया तो मूल्य को कम ही किया, जैसे रासायनिक खाद डाला। रासायनिक खाद के उपयोग से आदमी आलसी भी हो गया और गोबर खाद बनाना बंद कर दिया और सभी जानवरों को मारकर खा गया। यह बताते हैं कि जानवरों को मारकर विदेश भेजकर हम पैसा कमाते हैं। यह कहाँ तक सच्चाई होगी, कहाँ तक व्यावहारिक होगा, कहाँ तक आदमी के शुभ के अर्थ में होगा? कौन उत्तर देगा? समृद्धि के लिए भौतिक वस्तुओं का मूल्य आवश्यक है। यह मानव के श्रम नियोजन का फलन है। भौतिक वस्तुओं का उपयोग 3 जगह होता है: शरीर पोषण, संरक्षण एवं समाज गति के लिए। संपूर्ण वस्तुओं का उपयोग करना है, इसके बिना मानव को संपूर्ण सुख मिल भी नहीं सकता। प्रश्न 2, मानव धर्म क्या, मत क्या है? उत्तर, सर्व मानव सुख धर्मी है। यह स्पष्ट। द सर्व सुलभ न होने से उसी के लिए अनेक मत हैं। हम जितना भी व्यवस्था में जीता हूँ, आज जितना खूबी से जीता हूँ, कल उससे अधिक जी सकता हूँ। उत्तरोत्तर और अधिक सुखपूर्वक जीना ही धर्म है। समस्याओं के साथ सुखी होना बनता नहीं। समझदारी से ही समाधान संपन्न होने के आधार पर सुखी होना बनता है। भौतिक वस्तुओं के आधार पर समाधान उपजाएं और फिर सुखी हो, ऐसा बनता नहीं। समाधान समझदारी हमारी जागृति विधि से बुद्धि में निहित है ही। समझदारी के आधार पर भौतिक वस्तुओं को उपजाना बनता है और सदुपयोग करना। हम समाधानित हों, हमारे पास कोई भौतिक वस्तु ना रहे, ऐसा हो नहीं सकता। समाधान के साथ भौतिक वस्तु भी अपनी समृद्धि के अर्थ में समाहित रहती ही है। यह परिवार में स्पष्ट है। इस संतुलित विधि से हम सुखी होने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। इन्हीं आवश्यकता को धार्मिक आवश्यकता कहते हैं। अभी तक कोई भी संप्रदायगत रूढ़ियां ना तो सार्वभौम हुई और ना आगे होगा। सार्वभौम होना एक ही बात का होगा कि मानव का व्यवस्था में जीना सर्वशुभ सुख। मानव व्यवस्था में जीना और समग्र व्यवस्था में भागीदारी होना हमको समझ में आता है। हमसे किसी को परेशानी होती नहीं है। इस प्रकार से हम इस निष्कर्ष पर आते हैं कि मानव धर्म समाधान पूर्वक सुख है। व्यवस्था के रूप में जीने के फलस्वरूप हम निरंतर समाधानित रहते हैं और निरंतर सुखी रहते हैं। जीवन ही सुखी होता है और व्यवहार में समाधान प्रमाणित हो जाता है। व्यवहार में प्रमाणित होने के कारण ही यह स्वीकार पाते हैं कि मनुष्य सुखी है। मानव समाधान सहित स्वाभाविक रूप में चाहे काले हों, गोरे हों, बली हों, निर्बली हों, धनी हों, गरीब हों, सभी लोग सुखी होना चाहते हैं। इसमें कोई दो मत नहीं है। सुखी होने की प्रक्रिया के बारे में बताया गया। अभी तक इंद्रिय संवेदना में सुख खोजने की बात आदिकाल से हुआ, किंतु उससे संभव नहीं हुआ। फलस्वरूप समझदारी के आधार पर सुखी होने की बात अभी स्पष्ट हुई है। मानव स्वयं को और अस्तित्व को समझ ले, यही समझदारी है। अस्तित्व एक शाश्वत सत्य है, ना घटता है ना बढ़ता है। इसका क्या प्रमाण है? अभी हमारे सामने जितना भी है वर्तमान है। वर्तमान कभी समाप्त होता नहीं।
वर्तमान निरंतर बना ही रहता है। इस धरती पर चारों अवस्था रहे या एक अवस्था, न्यूनतम एक अवस्था बना ही रहता है। भौतिक वस्तुएं निरंतर बनी ही रहती है, इनका कभी नाश नहीं होता। भौतिक वस्तु ही रासायनिक वस्तु में प्रकाशित होते हैं, जिसे रासायनिक उर्मी कहते हैं। दो तरह के वस्तु मिलकर अपना अपना आचरण त्याग कर तीसरे तरह का आचरण बनाना, यह रासायनिक उर्मी है। रासायनिक उर्मिवश ही तमाम प्रकार की प्राणावस्था की वस्तुएं निर्मित हुई हैं। रासायनिक वस्तु से प्राण कोशा, प्राण सूत्र, रचना विधि तीनों अपने आप में संपन्न होती हैं। इसमें संसार के किसी इंजीनियर, डॉक्टर, बुद्धिमान आदमी का योगदान नहीं है। आगे पढ़ो दीदी। और दीदी, इसमें मुझे प्रश्न है, ये रासायनिक उर्मी को थोड़ा सा आप और खोल देंगे? थैंक यू। हेलो दीदी, आगे पढ़ूं क्या? हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही हेलो। है? आपकी आवाज आ रही है दीदी? मेरी आवाज आ रही है किसी को? जी जी आ रही है। मुझे ये रासायनिक उर्मी के बारे में थोड़ा डिटेल समझना था। हाँ सुचित्रा बहन जी, रासायनिक उर्मी। सुचित्रा बहन जी। हेलो। हाँ सुचित्रा बहन जी। हाँ, तो मुझे जितना समझ में आया मैं उत्तर देती हूँ, फिर आगे आप जोड़ देंगे उसमें। ठीक है पूनम बहन जी? तो उसमें जो लिखे हैं बाबा जी, इस धरती पर चारों अवस्था हो रहे या एक अवस्था, न्यूनतम एक अवस्था बना ही रहता है। भौतिक वस्तुएं निरंतर बनी ही रहती हैं, इनका कभी नाश होता ही नहीं है। क्योंकि हम अगर अपना शरीर को देखेंगे तो शरीर में भी, जैसे आज मैं बच्चों को पढ़ा रही थी, तो मिनरल्स वगैरह जैसे बॉडी में पाया जाता है। मिनरल्स जैसे कि आयरन पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है, फास्फोरस, ये हमारी बॉडी में है ही है, पोटेशियम, सोडियम। तो मैं बोली कि ये सब हमारे शरीर में, ये सब कहाँ से आया? भौतिक रासायनिक वस्तुएं। तो ये हम पेड़ पौधे को अपन खाते ही हैं भोजन के रूप में, तो वहां से हमारे शरीर में आ जाता है। अब पेड़ पौधे में कहाँ से आया? तो पेड़ पौधे में आया पदार्थावस्था से, जड़ से वो उसको लेते हैं। तो इस तरह से जो भौतिक रासायनिक वस्तु हमारे शरीर में है, हेलो आवाज आ रही है ना? तो वही अगर हमारा शरीर जब विरचित होता है तो वापस मिट्टी में भौतिक रासायनिक वस्तु में मिल जाता है, मतलब मिल जाता है। तो भौतिक जो रासायनिक वस्तु हमेशा एक अवस्था तो निरंतर रहती, बनी हुई रहती है ना? तो भौतिक वस्तु ही रासायनिक वस्तु में प्रकाशित होते हैं, जिसे रासायनिक उर्मी कहते हैं। तो ये जो रासायनिक उर्मी है, तो ये रस रसायन बना, जिससे कि पेड़ पौधे बने, फिर पेड़ पौधे का रस रसायन बना, उससे फिर जीव अवस्था है, जीव अवस्था से ज्ञान अवस्था। तो जो रस रसायन का जो बनना हुआ, सबसे पहला क्या है? दीदी आवाज धरती का क्लियर नहीं आ रही है दीदी। अपना वाटर है, पानी। हाँ, अभी अभी ठीक आ रहा है दीदी? हाँ अभी ठीक है। हेलो, हाँ अभी ठीक आया, आप बोले अभी ठीक है दीदी। ठीक है ना? हाँ ठीक है दीदी। हाँ, तो ये जो भौतिक रासायनिक वस्तुएं हैं, वो जो है वो तो हमेशा निरंतर बनी ही रहती है। इसमें आपस में कोई ऐसा सिचुएशन, संयोग होता है कि यहाँ रसायन बनना चाहिए। जैसे पानी पहला केमिकल है जो बाबा जी कभी लिखे कि पानी का बनना भी एक बड़ा, मानव का भी नहीं बना है। पानी का बनना एक ब्रह्मांडीय किरणों के द्वारा ये प्रक्रिया होगी, दो एलिमेंट मिले होंगे और ये प्रक्रिया से पानी बनना हुआ। तो इस तरह की प्रक्रिया में अगर रसायन का बना, रसायन में वाटर का तो नहीं है केमिकल, तो केमिकल के आने के जो रसायन हमारे शरीर में पाए जाते हैं ना, तो वो कैसे आए? प्राणावस्था बनी। तो जैसे दीदी जी आवाज रासायनिक नहीं आ रही उर्मी, ठीक से। अभी नहीं आ रही? अभी कैसे आ रही दीदी? अब ठीक आ रही है। ठीक आ रही है? अच्छा, थोड़ा सा मूवमेंट करना पड़ता है मोबाइल को। तो ये जो रासायनिक उर्मी है, तो रासायनिक चीजों से बना हुआ, रासायनिक तत्वों से बना हुआ चीज है। इससे क्या होता है? रासायनिक उर्मी से
इससे बनता है कि जैसे पेड़ पौधे का बनना, ये कैसे हुआ? पेड़ पौधे का बना रासायनिक प्रक्रिया से बना। रासायनिक, तो ये जो है आगे आगे की जो रचना बनती गई, ये रासायनिक उर्मी से ही होता गया। और ये पूरी जो व्यवस्था सजी है धरती की, जो रासायनिक उर्मी के कारण ही है। तो इसमें एक उत्सव पाया जाता है कि ये जैसे कि क्रिया होती है रासायनिक उर्मी, मतलब एक उत्सव पाया जाता है। इससे फिर आगे का चीज बना, जैसे पेड़ पौधे का बना हुआ है, छोटी सी कहानी बनी, फिर रासायनिक उर्मी से फिर आगे का और भी चीज अगर बनना है, जितने भी जो संसार अपन देख रहे हैं, जो ये प्रकृति का जो जड़ प्रकृति का पूरा संसार देख रहे हैं, प्राणावस्था का पूरा संसार है, जीवावस्था का शरीर बनना, मानव शरीर बनना, ये सब रासायनिक उर्मी में जो उत्सव के रूप में घटना घटती थी। और ये आगे की ये जो है अवस्थाएं सारी, हमको जो चारों अवस्थाएं का जो प्रगटन है, इसी तरह से हुआ। तो रासायनिक उर्मी उसी को ही बोल रहे हैं कि रासायनिक उर्मी कहते हैं भौतिक वस्तु से ही ये बना है, रासायनिक वस्तु है ना। और ये रासायनिक वस्तु प्रकाशित होते जिसे रासायनिक उर्मी कहते हैं। ये कहाँ से बना है? तो भौतिक वस्तु से बना है, ऐसे इसमें लिखा है। बाकी और पूर्ण बहन से जोड़ सकते हो आप, जैसे पानी नहीं, का बताया है कि दो तरह की हाँ बात आपने पूरी रख दी। उर्मी का अर्थ है हाँ उत्सव और उत्साह। तो जो रासायनिक उर्मिवश की तमाम प्रकार की प्राणावस्था की वस्तुएं निर्मित हुई है, तो वही है कि निरंतर हर क्रिया में वो उत्सव और उत्साह है, जिससे नई वस्तु का प्रगटन अस्तित्व में देखा जाता है। तो उर्मी को मुख्य रूप से पूछना चाह रहे होंगे, और भौतिक और रासायनिक को आपने बहुत सुंदर समझा दिया है। उर्मी का अर्थ है उत्सव, उत्साह। थैंक यू दीदी, थैंक यू दीदी। ठीक है दीदी। दीदी इसी के थोड़ा सा ऊपर में वर्तमान कभी समाप्त नहीं होता, नहीं ये थोड़ा सा क्लियर होता तो। हेलो। हाँ दीदी, हाँ भैया। हाँ तो दीदी, उसको ये अपन हाँ वर्तमान कभी समाप्त नहीं होता, वर्तमान निरंतर बना ही रहता है। हाँ हाँ हाँ, ठीक बात है। तो अस्तित्व एक शाश्वत सत्य है, न घटता है न बढ़ता है। ये तो पकड़ में आता है भैया, है ना। अस्तित्व एक शाश्वत सत्य घटना है ही है। इसका क्या प्रमाण है? अभी हमारे सामने जितना भी वर्तमान है, क्या क्या वर्तमान है अभी हमारे सामने, कि पदार्थावस्था है ना, और प्राणावस्था की इकाइयां दिखाई देती हैं। चारों अवस्थाएं हमारे सामने नित्य वर्तमान बनी हुई है ना। ये कभी समाप्त तो नहीं होती, निरंतर हमारे पास बना ही हुआ है। क्यों, कैसे बना हुआ है ये? साथ साथ आवर्तनशीलता विधि से बना हुआ है ना। तो नित्य वर्तमान है, ये कभी समाप्त नहीं होती, हमेशा बना ही रहेगा। इसको मानव वन नष्ट करने में लगा हुआ है, खत्म करने में लगा हुआ है, पर अस्तित्व कभी खत्म होता ही नहीं। वो किसी न किसी रूप में रह गई। लास्ट में अगर बचेगा तो एक अवस्था तो बचे ही रहेगी। अगर मानव तीनों सबको नष्ट करने का सोचेगा, तब भी अस्तित्व में पदार्थावस्था तो बच ही रहती है। तो यही बताया कि पदार्थावस्था तो रहेगा ही रहेगा, पर अभी जो सुंदर व्यवस्था, चारों अवस्थाओं का जो प्रकटन हुआ है, इतना खूबसूरत जो धरती सज गया है, तो ये नित्य वर्तमान तो हमेशा बना ही रहता है। हमको तो हर काल में अगर कितने ही जन्म लेंगे, तो ये चारों अवस्थाएं अगर मानव इसको बर्बाद नहीं करेगा, तो हमको चारों अवस्थाएं तो नित्य ही देखने को मिलते ही रहेंगी। नित्य वर्तमान बना हुआ है। वंशानुसंगी क्रम से, है ना, संस्कारानुसंगी क्रम से मानव भी बना रहेगा। अगर वो संस्कारानुसंगी हो गया तो समझेगा इस चीज को। तो अभी तो मानव अपनी जाति को ही खत्म करने में लगा हुआ है ना। तो इस तरह से हमें नित्य वर्तमान तो दिखाई दे ही रही है। वंशानुसंगी क्रम में तो हम नित्य वर्तमान बने हुए हैं, है ना। बीजानुसंगी से प्राणावस्था नित्य वर्तमान देख रहे हैं अपन। पदार्थावस्था में बने रहे ना, अपने आप में कार्टून है, जिससे नित्य वर्तमान तो दिखाई देती है। हाँ ठीक है, बढ़िया दीदी।
ठीक है भैया। वर्तमान मतलब चारों अवस्था ना दीदी? हाँ भैया, वर्तमान में हम चार अवस्था ही तो देख पा रहे हैं भैया, है ना। हाँ। चार अवस्था का होना, जड़ चैतन्य इकाई, ये सब दिखाई दे रहा है हमको नित्य वर्तमान में। हाँ, नहीं ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है भैया, आगे आगे पढ़ते हैं। हाँ दीदी इसमें उर्मी उर्मी से मतलब जो प्रकृति में हो रहा है भौतिक रासायनिक प्रतिक्रिया उससे है ना, न कि मानव जो अगर कुछ कर रहा है मिला के दो रसायनों को उससे है। हाँ, उससे भी तो नया पदार्थ बनता ही है, लेकिन उसमें इस उर्मी बाबा जी का जो कहने का मतलब है, ये जो प्राकृतिक रूप से अपन को जो देखने को मिलता है रासायनिक उर्मी, इससे नया सृजन ही देखने को मिल रहा है अपने को। और अभी जो मानव जो सृजन करके बनाता है, उसमें बनता तो है वस्तु, नया वस्तु, लेकिन वो अस्तित्व सहज विधि से नहीं बना है ना, तो इसलिए वो नुकसान ही करता है। अभी तक तो एक भी केमिकल ऐसा मानव ने नहीं बनाया है कि जो अस्तित्व को बचाने के लिए, मतलब ये कि अभी अस्तित्व का जैसे कि जो भी केमिकल, इससे वो अपना पहले क्या किया, पॉल्यूशन कर दिया, फिर पॉल्यूशन को ठीक करने की उपाय निकाला, ऐसे ही चल रहा है। तो जो केमिकल जो बना रहा है, वो पहले क्या किया, शरीर को बर्बाद कर दिया, अब शरीर को ठीक करने के लिए केमिकल बनाता है। तो धरती में व्यवस्था है ही है, इसको समझना था हमको, अलग से केमिकल बनाने की जरूरत ही नहीं थी। देखा जाए तो धरती में पूरी व्यवस्था हर चीज की। तो अभी जो उसको अपना उपलब्धि मानता है मानव, जो इतनी जो मेडिसिन जो एलोपैथिक में जो ढेर सारा जो बना हुआ है ना, वो तो व्यवस्था को ना समझने के कारण, शरीर की व्यवस्था को ना समझने के कारण ही इतना सारा जो बन रहा है। कि अभी कोरोना वायरस का वैक्सीन बन रहा है, ये भी चलो एक नया प्रोसेस है, पर ये तो पहले कोरोना वायरस बनाया, फिर उसका वैक्सीन बनाया। तो ये सारी अव्यवस्था है, इसमें उर्मी कोई उत्सव नहीं है इसमें, है ना। ये जो नेचुरल प्राकृतिक रूप में जो उत्सव है कि नया चीज का सृजन होना, और वो आगे व्यवस्था में सटता ही चला जा रहा है। मतलब सोचो, पानी का बनना, जो एक घटना घटी होगी कि दोनों अपने अपने आचरण को छोड़ के एक नया आचरण को स्वीकार कर ली, जलने वाला जलाने वाला मिलकर के बुझाने वाला बन गए। तो ये धरती में जब पानी आया तो कितनी सुंदर, मतलब सोचो व्यवस्था सज गई। और उस पानी के आने से ही सारे ये जो प्राणावस्था का रस रसायन बन के प्राणावस्था का प्रकटन होना, ये पूरी चार अवस्था का प्रकटन होना, अस्तित्व सहअस्तित्व का सुंदर डिजाइन वो देख पा रहे हैं जो हम। ये सारा चीज नेचुरल प्रोसेस से ये उर्मी है, ये उत्सव के रूप में उर्मी है। उत्सव से चीज सजता है। अपन किसी का रिपेयरिंग करने के लिए जो केमिकल बनाते हैं ना, वो तो हमारा, हमने जो नुकसान गड़बड़ किया उसको भरपाई के लिए, तो उसमें अपन रासायनिक उर्मी का उपयोग नहीं कर सकते। यहाँ तो अपन कभी देखी नहीं मैं ऐसा, ये शब्द को, ये शब्द यहीं पे फिट बैठ रहा है। तो दूसरा और ये निरंतर है ना दीदी? हाँ, निरंतर है भैया, ये तो लगातार हम देख ही रहे हैं। ये उत्सव देखने को देखो, फूल खिल के कैसे हिलता डुलता रहता है, इतना उत्सव दिखता रहता है। वो जब फूल खिलने का प्रोसेस होता है, फल पकने का प्रोसेस होता है, मतलब वो जो पता है, जब फल पकने का जो प्रोसेस होता है, अगर बॉटनी अगर कोई पढ़ा होगा, तो जब वो फल पकने का जो जस्ट प्रोसेस होने के पहले ही वो हार्मोन बनता है उसमें, पौधे में, उसकी पहले नहीं बना रहता। तो ये किस समय, किस टाइम पे वो बनता है कि वो फल पकने का प्रोसेस होता है, कितना उत्सव वाला चीज है कि वो फल इतना सुंदर दिखने लगता है। मतलब ये सारा उत्सव प्रक्रिया है, सारा देखा जाए तो। सारे पत्तियों में पत्ती गिरने का भी प्रोसेस है, पत्ती गिरने का भी एक उत्सव है। मतलब सारा चीज आप देखोगे तो सारा चीज उत्सव से सजा हुआ है, पूरा प्रकृति, पूरी व्यवस्था सजी हुई है। तो यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट मीनिंग है। वो जो आप बोल रहे हैं मानव जो बनाता है, वो तो आप देखना, आप ध्यान से स्टडी करोगे तो मानव अपने अपराध को ही ठीक करने के लिए सारा चीज बना रहा है, जो अपराध किया हुआ है। ठीक है दीदी, धन्यवाद। ठीक है भैया। हाँ भैया। आगे पढ़ूं दीदी? हाँ दीदी पढ़िए। इससे पता लगता है पूनम कि बहन जी को कुछ अस्तित्व और में, रखना? हेलो, हाँ दीदी, बस मैं यही बोली थी, पूनम बहन जी को और कुछ रखना हो तो इसमें। नहीं सुचित्रा बहन जी, बढ़िया। ठीक है दीदी।
इससे आगे पता लगता है कि अस्तित्व में विकासक्रम की सीढ़ियां लगी ही हुई है। मानव भी विकासक्रम में एक सीढ़ी है। ये हम आपको समझ में आता है। यदि मानव अपने ही क्रमानुसार, क्रियानुसार, विचारानुसार व्यवस्था में जी नहीं पाता है, तो मानव के जीने के अनुकूल यह धरती रह नहीं जाएगी, तो मानव समाप्त हो जाएगा। किंतु बाकी यथावत बनी रहेगी। भौतिक रासायनिक वस्तुएं वैसी ही रहेगी, मानव जाति विदा हो जाएगी। अस्तित्व में कोई हानि लाभ होता नहीं, अर्थात अस्तित्व ना घटता है ना बढ़ता है। अस्तित्व में चारों अवस्थाएं निरंतर बना ही रहता है। यह अस्तित्व सहज क्रिया है। चारों अवस्थाएं इस धरती पर नहीं होगा तो अन्य धरती पर होगा। अगर मानव इस धरती को मानव के न रहने लायक बनाने को ही विकास समझता है, तो इससे अच्छा अक्ल का पत्थर क्या हो सकता है। अधिकतर लोग इस प्रकार के अड़चन पैदा करने वाले मनुष्य, देश, समुदाय को विकसित मानते हैं। इसमें भी सोचने का मुद्दा है। जहां हम पहुंचे हैं, यह बात तो उजागर हो गई कि अपने ही करतूतों से हम फंस चुके हैं। फंसने के बाद छूटने की आवश्यकता है। इसका प्रस्ताव आपके सम्मुख आ चुका है। इस पर विचार करने की आवश्यकता है। आपकी सौजन्यता इसका आधार है। मनुष्य स्वयंस्फूर्त विधि से शुभ अशुभ प्रवृत्तियों में दौड़ता है। शुभ प्रवृत्ति की ओर रास्ता ना होने से अशुभ प्रवृत्ति की ओर दौड़ता है। शुभ की ओर दौड़ने का प्रस्ताव है, उसे जांचने की जरूरत है। रास्ता पहचानने की आवश्यकता है। पहला, मानवीय चरित्र एक ही होता है, चाहे आदमी कैसा भी हो। मानवीय चरित्र का स्वरूप स्वधन, स्वनारी, स्वपुरुष, दयापूर्ण कार्य व्यवहार के रूप में होता है। दूसरा, मूल्य बहते हैं संबंधों की पहचान से। संबंधों की पहचान, मूल्यांकन, उभय तृप्ति मिलने पर मूल्यों का निर्वाह हुआ, ऐसा हम समझा हूं। तीसरी विधि में हम नैतिक तभी होते हैं जब अपने तन मन धन रूपी अर्थ का सदुपयोग करते करते हैं, सुरक्षा करते हैं। इस ढंग से नैतिक मानव, मूल्य मानव, चरित्र मानव, यह तीनों मिलकर मानवीय आचरण बनता है। व्यवस्था में जीने के लिए यही तीनों आधार है। यही सूत्र है। परिवार में, समाज में, व्यवस्था में, व्यवसाय में, प्रकृति में, सब जगह इस आचरण को व्याख्यायित करने पर, लागू करने पर मानवीय संविधान हमें करतलगत हुई। मानवीय आचरण ही है जो राष्ट्रीय चरित्र के रूप में वैभवित हो सकता है। विगत में धार्मिक राजनीति, आर्थिक राजनीति के बारे में हम सोच चुके हैं, वह भी पराभवित हो चुकी। अपने को कहीं ना कहीं विकल्प को खोजना ही पड़ेगा। इसका प्रस्ताव यही है कि राष्ट्रीय चरित्र का आधार बिंदु मानवीयतापूर्ण आचरण ही होगा। इसको समझने में मनुष्य को किसी भी देश काल में कोई परेशानी नहीं होगी। मानवीयतापूर्ण आचरण सुख एक बार आस्वादन करने की जरूरत है। इस प्रकार मानवीयतापूर्ण आचरण, मानवीय आचार संहिता रूपी संविधान की हम व्याख्या देते हैं, वही समाजशास्त्र के रूप में हमें प्राप्त हो जाता है। शिक्षा में मानवीयतापूर्ण समाजशास्त्र को लाने की जरूरत है। मानव कैसे समझदार होगा? मानवीयतापूर्ण मानव क्या वैभव है? मानवीयतापूर्ण मानव परिवार में, समाज में, व्यवस्था में कैसे जीता है? यह पूरा समाजशास्त्र है। इसको अलग से अध्ययन करने की जरूरत है। मनुष्य बहुत अच्छे ढंग से वर्तमान में विश्वास रखते हुए जी पाता है। अस्तित्व ना घटता है ना बढ़ता है। इस रूप में परम सत्य के रूप में अस्तित्व को पहचान सकते हैं। सत्ता में संपृक्त प्रकृति ही है, प्रकृति ही अस्तित्व है। वर्तमान कभी भी नष्ट होने वाला नहीं है। हम अपनी बुद्धि से वर्तमान से असंतुष्ट हैं, क्योंकि व्यवस्था में जी नहीं पाते। फलस्वरूप विगत में जाते हैं, जिससे कुंठित हो जाते हैं, पीड़ित होते हैं। भविष्य में जाते हैं, कुंठित होते हैं, पीड़ित होते हैं। अस्तित्व में अव्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। अस्तित्व संपूर्ण व्यवस्था ही है।
मानव जब कोई भी वस्तु बनाता है तो वह बिगाड़ता ही है। जैसे यंत्र बनाता है तो बिगाड़ता ही है, घर बनाता है खराब होता ही है, पर वस्तु का नाश नहीं होता है। इसलिए घर बिगड़ा पुनः बना लिया। हमारे पास श्रम नियोजन के लिए वस्तु है ही, जीवन में अक्षय बल है ही। हमारी अक्षय शक्तियों को शरीर के पोषण, संरक्षण और समाज गति के लिए हम नियोजित कर लेते हैं। इसे हम कहते हैं समृद्धि। हमारी आवश्यकता दिन में एक बार टेलीफोन करने की है। फोन 24 घंटे चालू रहता ही है, यही समृद्धि है। हमें दिन में एक बार कहीं जाना है, घर में साइकिल दिन भर रखा ही है, इसे समृद्धि नहीं तो क्या कहेंगे। खाना 1 क्विंटल अनाज है, 20 क्विंटल अनाज पैदा कर लेते हैं, यही तो समृद्धि है। इन उदाहरणों से पता चलता है कि साधन अधिक है, आवश्यकता कम है। हम सभी आयामों में समृद्धि को अनुभव कर सकते हैं। समृद्धि को अनुभव करना एक आवश्यकता है। भौतिक संसार का कोई उपयोग है तो केवल मानव समृद्धि का अनुभव करे। समृद्धि का अनुभव करने का एक ही तरीका है, हम परिवार की आवश्यकता से अधिक उत्पादन कर लें। समृद्धि के साथ व्यवस्था में जीने से समाधान की निरंतरता रहती है। समझदारी के उपरांत समाधान के बाद समझदारी नित्य हम में बना ही रहता है। इसके लिए कहीं दौड़ना नहीं पड़ता। यही सुस्वादन का आधार है। जब भी समस्या ध्यान में आता है, सुस्वादन करते बनता नहीं। इस प्रकार समाधान के अर्थ में समझदारी, श्रम के नियोजन के आधार पर समृद्धि तथा सह अस्तित्व के साथ व्यवस्था में जीने से अभय का अनुभव होता है। इस प्रकार मैंने देखा है, समझा है, जिया है और आपको समझाने में समर्थ हूँ। न्याय बराबर अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था में जीने योग्य हो जाते हैं। सत्य बराबर प्रामाणिक होने योग्य हो जाते हैं। प्रामाणिक होने का मतलब है हम जो समझे हैं उसे दूसरों को भी समझा सकते हैं। समझदारी के लिए एकमात्र सूत्र है, व्यवस्था को समझना है, न्याय को समझना है और मानव को समझना ही है। इस समझने की विधि में मैं सफल व्यक्तियों में से हूँ। अनुभव के फलस्वरूप प्रमाणित होता है। अनुभव क्या है? हम माने रहते हैं, जानते नहीं तो तृप्ति मिलती नहीं है। जाने रहते हैं, मानते नहीं हैं तो भी तृप्ति मिलती नहीं है। जानने मानने की तृप्ति मिलने पर पहचानने निर्वाह करने में तृप्ति मिलती है। अभी तक हम पहचानने निर्वाह करने का क्रम किया, हमें तृप्ति मिली नहीं, क्योंकि जाने माने नहीं रहा। तृप्ति बिंदु कैसे पहचानेगा? समझदारी में पारंगत होना ही अनुभव मूलक विधि से चिंतन बोध पूर्वक प्रमाणित हो जाता है। उसके साथ साक्षात्कार किया, अपने में निरंतर चलना शुरू करते हैं तो इस क्रम में तृप्ति बिंदु मिल ही जाती है और प्रामाणिकता के साथ तृप्ति बिंदु मिलता ही है। तो प्रामाणिकता स्वयं में प्रमाण है। इस प्रकार अनुभव को संप्रेषित करने में समर्थ हो पाते हैं। फलस्वरूप अनुभव को मानव परंपरा में संप्रेषित अभिव्यक्त कर अपने में तृप्ति पाते हैं। यही हमारा धन है। जब हम अपने अनुभव को आपको संप्रेषित किया तो हम तृप्त हुआ, यही हमारा अनुभव सहज प्रमाण है। यदि आप समझ गए तो यह और भी उत्सव की बात है, और आप नहीं समझे तो हमारा तृप्त हमारे पास रखा ही है। अनुभव को हम नित्य संप्रेषित कर सकते हैं। अभी तक के आदर्शवादी विचार के अनुसार अनुभव को हम बता नहीं सकते। जीवन को पहचानने के आधार पर यह समझे कि जीवन में अनुभव एक अनुस्यूत क्रिया है। अनुभव को प्रमाणित करना मानव परंपरा में ही संभव है, जिसमें किसी भौतिक द्रव्य की आवश्यकता नहीं है, केवल समझदारी की आवश्यकता है। जानने मानने की क्रिया जीवनगत है, संवेदना के आधार पर नहीं है, इसलिए इसमें भौतिक द्रव्यों की जरूरत नहीं है। पहचानने निर्वाह करने की बात आती है व्यवस्था में जीने के स्वरूप में। पहचानने निर्वाह करने के क्रम में हम मानव के साथ होते हैं। अनुभव में शरीर का कोई नियोजन नहीं होता।
सीधे सीधे मन का उत्सव होता है। मन अनुभव से उत्सवित होकर संसार को बता देता है। तो उत्सवित रहने के लिए आत्मा में होने वाला अनुभव ही मूल तत्व है। आत्मा की महिमा ही मुग्ध होने और उत्सव होने की वस्तु रहती है, अनुभव की वस्तु रहती है। फलस्वरूप मन मानव को अर्पित कर देता है, इतना ज्यादा उत्सवित रहता है, अतः अर्पित करना ही होता है। हम लोग भी जब बहुत वस्तु प्राप्त कर लेते हैं तो इसको अर्पित करते ही हैं। इसी प्रकार अनुभव इतनी बड़ी संपदा है जिसे मन संभाले संभलता नहीं है। फलस्वरूप अनुभव को व्यक्त करना शुरू करता है। आगे और रीड करूं क्या दीदी? हेलो, ऐसा मैंने देखा है, समझा है, अनुभव किया है। जबकि विगत में बुजुर्ग कहते रहे हैं कि अनुभव को बताया नहीं जा सकता। इसमें किस चीज को माना जाए इसका अध्ययन करना पड़ेगा। मानव की इच्छा से अनुभव को बताया जा सकता है, प्रकाशित किया जा सकता है, यही निष्पन्न होता है, घटना के रूप में सम्मुख है। अनुभव के पश्चात आता है अनुभवों को प्रमाणों के रूप में प्रस्तुत करना। अभी तक प्रमाण के रूप में प्रस्तुत हुआ है यंत्र प्रमाण और पुस्तक प्रमाण। सत्य को प्रमाणित कर चुके ऐसा प्रमाण अभी तक हुआ नहीं। यंत्र प्रमाण परिवर्तनशील है, यही सच्चाई है। वैज्ञानिक स्वयं कहते हैं कि यह अंतिम सत्य होगा, जरूरी नहीं है। तो अंतिम सत्य, पहला सत्य, मध्य का सत्य, समीप का सत्य, दूर का सत्य, इसे कैसे समझा जाए, यह बड़ी भारी दुविधा हो गई। सत्य होता है, असत्य होता है। असत्य का मतलब मानव भ्रम में रहता है। असत्य नाम की कोई वस्तु अस्तित्व में बनी ही नहीं। हमारी नासमझी को, भ्रम को असत्य कहते हैं। सत्य का अस्तित्व ही सर्वस्व है। सत्य ना कभी घटता है ना बढ़ता है। पहला सत्य, अंतिम सत्य, ऐसा कुछ होता नहीं। केवल निरंतर सत्य ही होता है। यह सत्य को हम समझे नहीं रहते, यही स्थिति मानव के साथ बनी रहती है। समझदारी के साथ ही सत्य समझ में आता है। सह अस्तित्व को समझना ही परम सत्य है। अस्तित्व समझ में आने का फल ही है कि अस्तित्व स्वयं व्यवस्था में है। जब अस्तित्व स्वयं व्यवस्था के रूप में है तो मनुष्य व्यवस्था के रूप में होने के लिए प्रवर्तनशील होना स्वाभाविक है। तब हमें पता लगा मानव धर्म एक ही है, व्यवस्था में जीना। मानव धर्म की सार्थकता व्यवस्था में जीना ही है। वर्तमान में विश्वास करना ही सुखी होना है। किंतु सुखी होने का जो उपाय भक्ति विरक्ति में बताया उसका प्रमाण बनता नहीं है। विरक्ति की अवस्था में साधना के अंत में समाधि अवस्था बनती है। समाधि में हम सुखी हैं कि दुखी हैं ऐसा कहना बनता नहीं है। सत्यापित कर नहीं सकते, इसलिए कहते हैं सुख दुख से परे। आप भी अगर समाधि अवस्था को प्राप्त करेंगे तो आप भी यही देखेंगे। समाधि विचार मुक्त अवस्था है, इसको मैंने स्वयं देखा है। समाधि की घटना संभावित घटना है, निश्चित घटना नहीं है। किसको कब समाधि होगा यह कोई नहीं बता सकता। कैसे होगा यह भी निश्चय पूर्वक नहीं बताया जा सकता, क्योंकि इसके लिए कई विधियां हैं। साधना विधि, आगंतुक विधि, योग विधि, ध्यान विधि, पूजा विधि, जप विधि। व्यवस्था में जीना शुरू करते हैं तो हमारी भागीदारी व्यवस्था में होती है। शिक्षा संस्कार में भागीदारी करते हैं तो निरंतर उपकार विधि से हम शिक्षा संस्कार संपन्न कर पाते हैं। शिक्षा संस्कार उपकार विधि से ही सार्थक होता है, प्रतिफल विधि से सार्थक होता नहीं। प्रतिफल विधि से शिक्षा संस्कार देकर हम सत्य बोध, यथार्थता का बोध नहीं करा पाते हैं। जी बढ़िया है, यहाँ तक हम रुकते हैं। और जिन भी भाई बहनों को जो बात अच्छी लगी उसको आप शेयर करिए। दीदी मेरा एक क्वेश्चन था। जी भाई जी। जी दीदी मैं ये कह रहा था जैसे कि
यहाँ पे बाबा जी ने कहा है पेज 92 में कि यदि आप समझ गए तो यह और भी उत्सव की बात है, और आप नहीं समझे तो हमारा तृप्ति हमारे पास रखा ही है। तो दीदी जैसे कि जो ये तृप्ति है ये सापेक्ष है कि निरपेक्ष है? मतलब अगर ये किसी की सापेक्षता में है कि कोई और समझा तो हम तृप्त हुए और नहीं तो हमारा तृप्ति हमारे पास रखा है, तो मतलब ये समझ में नहीं आ रहा कि ना मतलब मैं तृप्त भी हूँ पर किसी और के समझने से और तृप्त हो रहा हूँ, तो वो कैसे काम कर रहा है? यदि आप समझ गए तो यह और भी उत्सव की बात है। मतलब अगर मेरी बात से आप सहमत हो गए तो हमारी तृप्ति का ये एक प्रमाण हमको मिलेगा, और अगर आप नहीं समझे तो हमारी तृप्ति हमारे पास है। तृप्ति का अर्थ है, तृप्ति स्थली का नाम है अनुभव। तो एक बार बाबा जी ने मुझसे भी कहा था, जब मैं पहली बार उनसे मिली थी, पहला शिविर हमारा बाबा जी के साथ हुआ, तो मेरा प्रश्न था, बाबा जी मेरा अभी विवाह हुआ है, मैं अपने परिवार वालों को कैसे खुश रखूं? तो बोले तुम किसी को खुश नहीं रख सकती, कोई किसी को खुश नहीं रख सकता जब तक वो स्वयं सुख को न समझ जाए। तो हमारी चाहे वो अनुभव संपन्न व्यक्ति ही क्यों ना हो, उनको सब लोग स्वीकार कर लेंगे ऐसे बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। तो अपने संस्कारवश, अपने वातावरणवश, अपने अध्ययनवश अनुभव को पहचानना, अनुभव प्रमाण संपन्न व्यक्ति को पहचानना और स्वीकारना, उसके बाद ही उस व्यक्ति के साथ में कैसे कहें कि उसको समझ पाते हैं। तो बाबा जी की बात को सब लोग समझ पाए, सहमत हो पाए हैं, ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। बहुत सारे लोग हैं जिसको नकारे हैं, काटे हैं, कुछ समय साथ चले हैं, उसके बाद नहीं चले हैं। पर जो बाबा जी की अनुभव प्रमाण की जो स्थिति थी, निरंतर सुख की जो स्थिति थी, वो आनंद की जो स्थिति थी, उसमें कोई बदलाव हुआ नहीं। क्योंकि बाबा जी जिनको भी अनुभव होता है या कोई भी बात समझ जाते हैं, वो प्रस्ताव विधि से दूसरों को अपनी बात को रखते हैं। वो आदेश नहीं है, वो उपदेश नहीं है, वो आज्ञा पालन भी नहीं है। अगर उसको किसी को बात अच्छी लग गई तो बहुत अच्छी बात, नहीं अच्छा लगा तो कोई बात नहीं, क्योंकि जिसकी जैसी आवश्यकता बनेगी तो पुनः वो वापस आएगा ही, इस आशा के साथ में इस बात को बाबा जी ने कहा है। जी दीदी, तो दीदी अगर मान लीजिए कि जो प्रमाण है, मतलब अगर मेरी तृप्ति का प्रमाण मुझे मिलता है कि कोई और उस चीज को समझता है और उससे उत्सव होता है, तो उसके न समझने से पर मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा कुछ? हाँ, मतलब वो समझे तो बहुत अच्छी बात है ना, उनकी अपनी जागृति भी होती है। और अगर नहीं समझे तो मेरे सुख में कोई कमी नहीं आ गई। जी दीदी, तो मतलब इसमें ऐसा कोई वो संग्रह जैसा नहीं है कि जैसे ना मतलब अपन मतलब और करते जाते हैं, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा कि मतलब और लोग समझ जाएं और लोग समझ जाएं, तो ऐसी कोई वो नहीं है, तृप्ति तो है ही। ऐसी बिल्कुल ठीक बात है, ऐसी कोई बात नहीं है। जी दीदी, तो ये क्लियर हो गया, थैंक यू। बिल्कुल। और भी इसके अलावा आप लोग को जो बात अच्छी लगी ये पूरे पढ़ने में, कोई बात आपको स्पष्ट हुई होगी, जो पहले के प्रश्न होंगे, जीने से संबंधित काफी सारी क्लैरिटी बनी होगी, उसको भी आप लोग शेयर करिए। अनुभव पर बहुत सुंदर बात आई है, क्योंकि हम लोग पहले ही जीवन क्रिया कर ही रहे थे, तो अनुभव पर एक मुझे लगता है आप लोग इसको अगर घर पर भी और बारंबार पढ़ेंगे तो अनुभव को बहुत सरल रूप में बताया गया है कि इसको समा नहीं सकते। तो आप सभी अब शेयर करिए अपने थॉट्स को, आपको जो भी अच्छा लगा। मुझे इससे नहीं, बट अभी जैसे वो दीदी पढ़ रही थी तो मेरा एक अलग चीज पे ध्यान गया जो मैं क्लियर करना चाहती थी थोड़ा सा। वो ये है, जब हम एटम में निश्चित दूरी बोलते हैं, है ना, मतलब एटम, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी। हाँ, हम निश्चित दूरी बोलते हैं, है ना, एक पार्टिकल और अंदर उसके जो
मतलब परमाणु और उसके जो अंश है ना, तो उसको अगर हम आज अपने परिवार व्यवस्था के साथ जोड़ें, मान लीजिए एक और उसमें हम जैसे बोलते हैं कि एक दूसरे की स्पेस में नहीं एंटर करना, है ना, एक दूसरे को जगह देना, उसको खुद की ग्रोथ के लिए। इंग्लिश में स्पेसिफिक एक सेंटेंस है, डोंट स्टेप ऑन ईच अदर्स टोज। अगर मतलब आपकी आवाज़ कम हो गई, पहले शुरुआत में ठीक थी, बाद में जो आप बोले वो स्पष्ट नहीं हो पाया। एक मिनट मैं वापस बोलती हूँ। मैं ये बोल रही हूँ कि जैसे इंग्लिश में ये स्पेशल एक सेंटेंस है, डोंट स्टेप ऑन ईच अदर्स टोज, है ना, माने सबको स्पेस दो। ये एक काफी बोला जाता है। तो क्या ये जो शब्द है जो परिवार में स्पेस दो या फ्रेंड्स में या जो भी संबंध है, तो इसको हम ये एटम वाली चीज के साथ जोड़ सकते हैं कि पार्टिकल और एटम, मतलब उसके अंदर भी जो स्पेस रहती है इसके साथ जोड़ सकते हैं क्या मैं क्लियर हूँ अपने मेरे क्वेश्चन में? आप ये पूछ रहे हैं, जब हम किसी परमाणु की व्यवस्था की बात करते हैं तो उसमें जो अंशों के बीच में जिस स्पेस की बात करते हैं, जिससे निश्चित दूरी को पहचाना जाता है, तो क्या परिवार में भी उस स्पेस को अच्छी निश्चित दूरी के रूप में या स्पेस के रूप में पहचाना जाता है? क्या दोनों सिमिलर हैं, यही पूछना चाहते हैं? बिल्कुल करेक्ट, एकदम ठीक, थैंक यू। तो परिवार में स्पेस देना का क्या मतलब समझते हैं आप? परिवार में स्पेस देने का जो मेरा मतलब है, जैसे हम बहुत इंटरफियरिंग होते हैं, ऐसा मेरी समझ में अब आ रहा है कि हम टू इंटरफियरिंग होते हैं और हर चीज को रोक टोक करते हैं, टू मच, मतलब हम वो जीने दो और जियो वाली बात से, ये सारी चीजों को मैं ऐसा कनेक्ट कर पा रही हूँ अभी। ये ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन है। अभी हम लोग जब तक व्यापक वस्तु को कि आपको परिभाषा भी हमें अगर क्लियर नहीं है तो अभी हम स्पेस को नहीं समझ सकते। परमाणु लेवल पे तो बहुत दूर की बात है, परिवार लेवल पर भी अच्छी निश्चित दूरी मतलब संवेदनाओं तक ही समझते हैं, या फिर उसको एक स्वतंत्रता भी देते हैं, अभी तुम स्वतंत्र हो, है ना? बराबर बात है, आपने हाँ ठीक बात बराबर पकड़ लिया, ठीक बात, हाँ ये ठीक हो गया। तो अच्छी निश्चित दूरी को अगर हमें परिवार में देखना है तो वो भाव से समझ में आता है। एक मानव और दूसरे मानव के साथ परिवार में जो संबंध है, संबंध में जो भाव है, जब भाव समझ में आता है तभी अच्छी निश्चित दूरी होती है, नहीं तो कम ज़्यादा चलता ही रहता है। तो परिवार में एक मानव और दूसरे मानव की अच्छी निश्चित दूरी को भाव से हम पहचान पाएंगे। ओके ठीक है, ये मेरी क्लैरिटी हो गई। आपने जो अभी बोला कि संवेदनशीलता से, हाँ ये बात ठीक हो गई। हाँ, क्योंकि एक समय पर डांटना बहुत जरूरी है, वो अन्याय नहीं है, जोर से चिल्लाना अन्याय नहीं है, वो सब जरूरी है। तो है ना, भाव बस इतना ही है, उसके बाद हमें द्वेष तो नहीं रहता। राइट, हमें द्वेष नहीं है तो अच्छी निश्चित दूरी एक मध्यस्थता को बनाए रखने के लिए, पर उसके पहले हमारे इंटरनल क्या संबंध की पहचान और भाव का बहना, क्या ये मुझे दिख रहा है, क्या इसकी निरंतरता मुझे दिख रही है, तो फिर आप बिल्कुल स्पेस को पहचानेंगे। ठीक, थैंक यू सो मच। मैं भी बोलना चाहता हूँ एक बार। तो दर्शन से जुड़ने के बाद जो मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि एक चीज ये समझ में आई कि हर मानव सुखी होना चाहता है, बस उसको ये समझ नहीं है कि वो कैसे सुखी हो कि उसके सुखी होने से दूसरे दुखी ना हो। बस इस चीज को समझने की बहुत जरूरत है दीदी। जिस दिन हम ये समझ जाएंगे सहअस्तित्व को कि वो भी सुखी होना चाहता है, हम भी सुखी होना चाहते हैं, तो शायद हम एक अलग ही वातावरण में रहेंगे। जी ठीक बात है। वैसे भी अभी अगर हम बहुत माइन्यूटली देखें तो किसी की इंटेंशन से हमें, इंटेंशन तक तो व्यक्ति पहुंचता ही नहीं है, हमें तो उसके एक्शन से प्रॉब्लम है। उसने ऐसा किया क्यों, उसके निर्वाह से हमें प्रॉब्लम है।
उसका जानना मानना तक तो हम पहुंचे ही नहीं रहते। तो अभी सारा जो है इंटेंशन तक तो आदमी अगर थोड़ा भी विवेकशील में पहुंचे तो सोच सकता है। अभी तो सारा प्रॉब्लम निर्वाह में है, उसने ऐसा कहा क्यों, उसने ऐसा किया क्यों, है ना। एक बार आप अच्छे से अगर इसको हम लोग बारीकी से देखें, वो सुखी होना चाहता है, वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं, ऐसा मैं सोचती हूँ। पर अगर आप ऐसे सोच पाते हैं तो बहुत बढ़िया बात है। नहीं दीदी, इसको भी लेकिन उसमें लाने की जरूरत है दीदी, नित्य मतलब प्रैक्टिस में लाने की जरूरत है। ठीक है, जो उसका एक्शन है उसका रिएक्शन देने की जगह अगर हम थोड़ा सोचे कि उस एक्शन के पीछे का रीजन क्या है, या फिर अगर वो गलत भी कर रहा है तो भी कुछ तो भी रीजन सोच के कर ही रहा होगा वो दीदी। हम उसको सुधार सकते हैं तो सुधार सकते हैं, या फिर उससे मतलब वहां पर हम क्या कर सकते हैं बताइए दीदी। जब तक सुख को नहीं पहचाने हैं, सुख का अर्थ नहीं पहचाने हैं, न हम अपने में देख पाते हैं कि वाकई मेरा लक्ष्य, मेरा धर्म है सुखी होना और सुख बराबर समाधान। ये सुख जब तक नहीं समझ में आया है, हम सुख शब्द को बोल रहे हैं और उसमें भी संवेदनशीलता को ही बोल रहे हैं। हाँ, अच्छा लगना को कहीं तो मैं सुख नहीं बोल रहा। सुख बराबर समाधान ही होता है। मैं भी समाधान से ही सुखी होती हूँ और जो दूसरा व्यक्ति है वो भी समाधान से ही सुखी होता है। क्या समाधान को पकड़ पा रहे हैं तो सुख को पकड़ पाएंगे निश्चित रूप से, और सुख को अच्छा लगने से पकड़ पा रहे हैं तो नहीं पकड़ पाएंगे। सुख की परिभाषा ही है सुख स्वीकृति के भाव में जीना। व्यवस्था की जो स्वीकृति है उस भाव में निरंतर जीना ही सुख है। जो जैसा है उसको वैसा ही देखना और स्वीकार करना ना दीदी। हाँ, जो जैसा है उसके लिए हमें, अगर हमारा सूचना जो जैसा है उसको क्या पढ़ पाए हैं, क्या आपके पास सूचना पूरी है? नहीं दीदी, ये भी नहीं समझ पाते पूरा किसी और के बारे में, अपन खुद को ही अभी पूरा नहीं समझ पाए। हाँ, तो इसीलिए है ना, इसमें कोई वो बात नहीं है, हम क्रम में है। कभी कभी हमारे पास शब्द है और हमें लग रहा है कि शब्द से मेरे पास मेरा पूरा हो गया, नहीं हुआ है। शब्द के बाद अर्थ, अर्थ समझ में आया है कि नहीं, और अर्थ से वस्तु समझ में आता है कि नहीं। जैसे नाक बोलने से आप नाक छू लेंगे, सुख बोलने से किसको छुओगे, किसको देखोगे? तो हम कहाँ सुखी होना चाहते हैं और दूसरे कहाँ सुखी होना चाहते हैं, कहाँ दिख पाता है? जी नमस्ते। नमस्कार भाई जी। एक छोटा सा सवाल है। मैं जब मुझे कुछ ऐसा समझ में आ रहा है, जो जीवन परमाणु है उसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, देख या छू नहीं सकते। जैसे बाकी परमाणु के बारे में हम लोग जीवन गठन परमाणु जिसको हम बोल रहे हैं, जी, जिसको हम जीवन गठन परमाणु बोल रहे हैं, इसको हम देख या छू नहीं सकते हैं, जो बाकी बाकी के परमाणु या अणु के साथ हम कर सकते हैं। ये बस सही। देखना मतलब समझना नहीं, वो देखना नहीं मैं बोल रहा हूँ, वो जो हम आंख से देखना बात कर रहे हैं हम लोग। जैसे हम किसी भी इक्विपमेंट से नहीं देख सकते इसको, हम कुछ को। आप अपने बच्चे से प्यार करते हैं कि नहीं करते हैं? हाँ करते हैं, ऐसा महसूस होता है। प्यार दिखता है कि समझ में आता है? समझ में आता है। समझ में आता है तो दिखता है ना। प्यार छू सकते हैं क्या? मैं दीदी इसी तरीके से मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ, इसी तरीके से हम इसको देख सकते हैं, मतलब इसी तरीके से समझ सकते हैं जीवन परमाणु को। जैसे हम बात करते हैं जीवन परमाणु को बिल्कुल अध्ययन विधि से हम लोग बहुत अच्छे से चित्रण क्रिया पर बात किए थे। आप लोग जितना डीपली अध्ययन को सीरियसली लेंगे, जैसे जैसे आप पढ़ेंगे, जैसे जैसे आप भाषा को पढ़ेंगे, आपको चित्रण बनेगा, उसको चित्रण बनेगा हमारा, है ना। गठन पूर्ण परमाणु, जो गठन पूर्ण परमाणु को मैं जो समझने की कोशिश कर रहा हूँ, जितनी बार समझने की कोशिश कर रहा हूँ, वो ऐसे समझ में आ रहा है कि उसको महसूस किया जा सकता है सिर्फ।
मतलब वो कोई जिसको मतलब भौतिकता में नहीं आ रहा है वो। हाँ, वो ठीक है कि वो भौतिकता में नहीं आता, पर फिर भी मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ, आपको वो दिखेगा, मतलब वो गिनने योग्य वस्तु है। 122 आचरण वो बाबा जी ने गिना है, हम अभी वहां तक नहीं पहुंचे, इसीलिए हमें ऐसा लगता है कि ये कैसे किया जाएगा, है ना। तो हमारा ये क्वेश्चन बनता है कि हम इसको गिने कैसे, हम इसे देखें कैसे, हम इसे समझे कैसे। जब समझते हैं तो दिखता ही है, और जब देखते हैं तो समझते ही हैं, और जब ये दोनों क्रिया होती है तो जो समाधान का है ना, क्यों, कैसे, कितना का उत्तर, कितने अंश है, ये भी दिखता है। अध्ययन विधि से सब दिखता है भैया। समझ गए, तब उस स्थिति में जाके ये सब हो जाता है। अध्ययन विधि से सब दिखता है, हाँ। उस स्थिति में जाके, हाँ, मतलब उस स्थिति में दिखता है। तब तक कल्पना मात्र में रहेगा, चित्रण में रहेगा। आप, हम लोग जो अनुभव तक पहुंचेंगे अध्ययन विधि से, बारंबार पठन से, हमारे चित्रण में उसके अलावा, सत्य के अलावा और कुछ रहेगा ही नहीं। वो जब हमारा स्थिति होगा, साक्षात्कार और चित्रण की स्थिति, कि बारंबार आप इतना पठन कर लिए कि उसके अलावा कुछ दिखता ही नहीं है, वो स्थिति हमारा पुरुषार्थ है। बस यही है हमारा, क्या पुरुषार्थ है, बारंबार पठन और उसको विजुअलाइज करना, उसको चित्रण करना, उसको जितना जी सकते हैं उसको जीना। हमारा इतना ही पुरुषार्थ है, और अनुभव अपने आप होने वाली घटना है। होगा, हाँ बिल्कुल दीदी। होगा जी। दीदी। जी। हाँ। मैं पूछ रही थी, जैसे अभी तक हम लोग तो बहुत कुछ नहीं समझे हैं, अगर परिवार में न्याय देखें तो उभय तृप्ति होता है, ये सूचना है हमारे पास। और एक, जैसे हम लोग रेगुलर में, जैसे मैं ऐसा सोचती हूँ कि विरोध नहीं रहे। तो सबसे पहली बात है कि किसी भी बात में विरोध ना हो रहे, कम से कम। तो या तो जैसे ये मोटो रहता है कि या तो आप मेरी मान लीजिए, नहीं तो मैं आपकी मान ही लूंगी, लेकिन रहेंगे एक ही साइड में, दो साइड में नहीं रहेंगे। ये क्या चीज है, मतलब ये इसमें प्रैक्टिकल में पुरुषार्थ में आता है क्या? इसको एडजस्टमेंट बोलते हैं, इसमें कोई न्याय नाम की चीज नहीं है। पर नहीं है हाँ, ना। ये मिनिमम चीज है। मतलब जो हाँ, बहुत मतलब पहला लड़ाई स्टेप झगड़ा है होता कि है। जी, मतलब आप कुछ बोल लड़ाई लीजिए। झगड़ा कुछ। हाँ, आप बोलिए। मैं ये कह रही हूँ कि एक बहुत अति होता है। देखिए, पशु मानव, राक्षस मानव, मानव, देव मानव, दिव्य मानव, ये 5 कोटि के ही मानव है। अभी हम जितने भी हैं, हम संवेदनशीलता के ही अर्थ में है ना। इसमें डिप्रेस होने की कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ, हमें अपनी स्थिति का पता होना चाहिए। तो मानव पद में ही न्याय घटित होता है। अभी न्याय बोल के हम फैसला को बोलते हैं, हम एडजस्टमेंट को बोलते हैं। अभी तो मनुष्य संबोधन कर ले, वो ही बहुत बड़ी बात है। बहन जी, भाई जी, पति को श्रीमान जी, बच्चों को बेटा जी, और मुस्कुरा दे विद अ स्माइलिंग फेस ऑलवेज। मतलब मुझे लगता है ये भी संबोधन भी कर ले, वो बहुत बड़ी बात है। संबोधन से ही जी। संबंध की पहचान तक पहुंचेंगे। मतलब न्याय की शुरुआत संबोधन से ही होगी। अगर हम संबंध को भी, जैसे पत्थर को आप लोहा नहीं कह सकते ना, कह सकते हैं? नहीं। लोहा को पानी कह सकते हैं? नहीं। तो बेटा जी को अशोक या बीरबल नाम कैसे ले सकते? हमको तो संबंध दिख ही नहीं रहा है ना। जो दिखेगा वही चीज तो बोलेंगे। हम तो पत्थर जैसे नाम बुला रहे हैं मानव को। जैसे टेबल कुर्सी है, वैसे हमारे घर में मानव का जगह है भाई। हिलते डुलते हैं, इसीलिए थोड़ा ध्यान चला जाता है। जिस दिन ध्यान जाता है भाई, बेटा जी हैं, मतलब बहुत बड़ी चीज है, बहुत उपयोगी चीज है ये। नहीं तो फिर संसार कैसे चलेगा? ऐसे जाने से न्याय तक पहुंचना है, तो हमें बाबा जी ने जो बताया है, हम लोग उसका पालन भी करते हैं। अभी बहुत पूरे हो गए हैं, ऐसे नई स्थिति है,
पर हाँ, संबोधन से संबंध का बोध होता है। भाषा से ही अर्थ तक हम लोग पहुंच सकेंगे। अध्ययन विधि, इसीलिए बाबा जी ने बोला है हर कोई समाधि नहीं कर सकता, पर अध्ययन विधि से हर कोई पूरा हो सकता है। हम सब भाषा से उस तक पहुंच सकते हैं। तो जैसे आप बार बार आपकी भाषा में आता है अपने पति के लिए श्रीमान जी, है ना, आपके और मेरे बीच में ये व्यापक वस्तु है, ये सत्य है, कम से कम इतना भी हमारी भाषा में कहाँ आ पाता है। तो भाषा में आएगा सर्वप्रथम, है ना, संबंध, ये भाषा में आएगा। पानी के साथ मेरा संबंध है, माता जी के साथ मेरा संबंध है। ये जी और आपकी कहाँ है अभी वैल्यू। उसके बाद हम, है ना, पूरी सूचनाओं के साथ साथ और बारंबार इसका पठन, बारंबार चिंतन से हम स्थिति तक जरूर पहुंच सकते हैं। हाँ जी दीदी। जी वैसे तो ये है ही, मतलब नेचर, मतलब हैबिट में, या फिर बड़ों को सबको जी, लेकिन हम लोग को अभी तक हैबिट में बेटा बोलने की आदत है सबको, लेकिन जी बोलने की हैबिट में नहीं आया। अगर कभी बोलते भी तो याद करके, मतलब एकदम अपने आप को याद दिला के कभी बोल दिया, अलग बात है। और फिर वो प्रचलन में भी नहीं है, तो ऐसा लगता है कि सामने वाला कॉर्ड नहीं लगे। मैं तो ठीक बोल रही हूँ, लेकिन सुनने वाले कॉर्ड नहीं लगे। इसके लिए भी बेटा तक ही रुक जाते हैं, नहीं उसके आगे हम लोग फिर नहीं लगाते जी। तो वो मतलब अभी मैं ये मतलब अभी मैं सोच रही हूँ कि अभी तो हम लोग की एक बुक हुई है, क्रम में है, तो पुरुषार्थ में पहला कदम ये संबोधन का ही है ना। अभी बहुत जगह बहुत सारी भाषाओं का अभ्यास है। जैसे उर्दू में हम जाएं तो बहुत ज्यादा ही, है ना, इज्जत तवज्जो जो कहते हैं। पर हाँ हाँ। एक चीज क्या मिसिंग है, क्यों बोलना है, क्यों जी बोलना है, क्यों आप बोलना है, क्यों तू नहीं बोलना है, ये क्यों समझ में आना ही समाधान है। वो मतलब बहुत चीजें हमारे अभ्यास में नहीं है, जीवन रूप न्यायपूर्वक में। जीना हमारे अभ्यास में नहीं है, है ना, मतलब बहुत चीजें हैं जो हमारे अभ्यास में नहीं है, पर जब जरूरी होता अभ्यास है तो। क्या, अभी तो सोच में ही, मतलब ये पढ़ने के बाद, सुनने के बाद तो ये विचार में आया, सोच में आया कि हाँ ये भी एक चीज है। मतलब इस तरफ तो कुछ मत, इसका तो कोई जानकारी ही नहीं था, ये बोल रही हूँ। तो अभी अभी हाँ जैसे लगता है सूचना मिली है इसको, और स्वीकृत, जी, मतलब सहमति है, स्वीकार है अंदर से, नहीं ठीक और बात है, देखना नहीं चाहते कोई कि बात नहीं। मैं बस हाँ। क्योंकि समय को देखते हुए मैं बस इसको समाप्त कर रही हूँ कि सबकी अलग अलग स्थितियां हैं। बस समाधान का अर्थ है क्यों और कैसे का उत्तर होना। ये क्यों करना है, अगर ये अपने में स्वीकार हो रहा है ना, तो वो हम तुरंत कर लेते हैं। जैसे एक बार डॉक्टर के पास गए, वो बोला आप कोरोना पॉजिटिव है और आपको ये मेडिसिन लेनी है, तुरंत करते हैं, है ना, क्योंकि क्यों पता है मुझे, मेरी तबीयत खराब हुई है और मुझे औषधि लेनी है, क्लियर, उसमें कोई सवाल नहीं, मेरी आदत नहीं है दवाई खाने की, ये सब नहीं होता है। तो टोटली हमारा ये मिसिंग है, क्यों वाला भाग मिसिंग है, इसीलिए हमें नहीं जी समझ में आता है और वो जीने में नहीं आता है। तो जितनी बार क्यों जी लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, ये क्लियर होना है, फिर निर्वाह करने में कोई तकलीफ नहीं होती। जानना मानना जी इतने में ही हमारा काम है, निर्वाह में किसी को कोई तकलीफ नहीं होने वाली। आपने कभी नहीं किया वो काम करोगे। जी की कोशिश तो कर रही हूँ समझने की। हाँ, सभी सभी बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं और ये बहुत अच्छी चर्चा है ना, बहुत ही दीदी मेरे खुलकर को सभी। पूछना था, टाइम हो गया ना। जी बोलिए ना रेखा बहन। जो इसमें क्या है 89 पेज में, नीचे पैराग्राफ में नैतिक मानव, मूल्य मानव, चरित्र मानव, इसमें चरित्र मानव मतलब किसने बोला है चरित्र मानव 89 पेज में। ये अपन कल लेते हैं क्योंकि ये एक लंबा चीज है, इस पर अगर हाँ हम व्यवहारिक रूप में जाएंगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा। हाँ चलेगा रेखा बहन जी? हाँ, कोई बात है दीदी, और एक भी है वो बता देती हूँ 93 पेज में। आप भेज दीजिएगा व्हाट्सएप में। हाँ हाँ, नहीं खाली बता देती, ऊपर का लाइन है 93 पेज में, जैसे दिया है पहला सत्य
मध्य का सत्य, समीप का सत्य, दूर का सत्य, तो एक थोड़ा इसको बताएंगे। जी बढ़िया बढ़िया। तो आप लोग सभी ठीक ने है ना, ये उसको सवाल सुना होगा। ये सवाल सब लोग ग्रुप में भेजेंगे, सब लोग इसका आंसर। ठीक है, तो हाँ बोलो। ये सब तो इसको खोल के थोड़ा बताएंगे मैं कैसे। सभी की सुन ली हूँ। हाँ मैं तो बताऊंगी ही, व्हाट्सएप में भी आपके लिए ये क्या है, सभी के लिए है, ये सभी को ही, सभी का ही प्रश्न है ऐसा मानते हैं। और चरित्र, मूल्य और नैतिकता, इसी पर ही काम करना है। तो सभी भाई बहन इसको मैसेज करेंगे व्हाट्सएप में। इसी के साथ हम लोग सभा को यहीं पे, है ना, रोकते हैं। ठीक रहेगा सुचित्रा बहन जी? हाँ पूनम बहन जी, टाइम भी हो गया है। हाँ टाइम भी हो गया है। ठीक है, शुभ रात्रि, हरि हर, बाबा जी को प्रणाम, कृतज्ञता, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते सभी को।